आप सबका स्वागत करता हूं मैं आज के इंटरेस्टिंग वीडियो में। मैं कुलदीप बीरवाल, लेक्चरर इन कॉमर्स, गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्लायत डिस्ट्रिक्ट कैथल। आज आपके साथ में चर्चा करने वाला हूं कक्षा 11 से 12 का सफर। आज हम चर्चा करेंगे जो हम सीख कर आए हैं और वर्तमान कक्षा में हम क्या सीखने वाले हैं। इस चर्चा को मैं 3 हिस्सों में बांट रहा हूं। अब तक हमने 11वीं कक्षा में काफी सारे चैप्टर्स पढ़े जिसने कि हमारा माइंड जो है वो बिजनेस माइंड बनाने में हमारी मदद की। एक प्रकार से कहें तो एक प्लेटफॉर्म सा तैयार किया कि हम कॉमर्स स्ट्रीम के अंदर आगे चलकर क्या क्या चीजें हम सीखने वाले हैं और किस प्रकार की वो चीजें रहेंगी। एक तरह से कहूं तो एक तरह से थ्योरेटिकल माइंड हमारा सेट कर दिया, थ्योरेटिकल चीजें हमें सिखा दी 11वीं कक्षा के व्यवसाय अध्ययन सिलेबस ने। क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये तो 12वीं कक्षा में हम सीखेंगे कि कैसे करेंगे, लेकिन क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं, कौन से एलिमेंट्स कितने टाइप के हो सकते हैं, ये सारी की सारी चीजें हमने 11वीं कक्षा में सीखी। जबकि 12वीं कक्षा में अब हम आ चुके हैं तो यहां पर हम बिजनेस जो हमने कंसेप्ट जो हमने सीखा 11वीं कक्षा में, अब उसको ग्रो करना है, उस बिजनेस को रन करके देखना है। एक तरह से कहूं तो प्रैक्टिकली माइंड सेटअप हमारा 12वीं कक्षा में व्यवसाय अध्ययन विषय की पुस्तक करेगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के इंटरेस्टिंग वीडियो, कक्षा 11 से कक्षा 12 तक का हमारा सफर। तो आज हम क्या चर्चा करेंगे, पिछली कक्षा में हम क्या सीख के आए हैं, यानी कि 11th कॉमर्स में हमने क्या सीखा, वर्तमान कक्षा में हम क्या सीखेंगे। यानी 12th क्लास में अब हम हो गए हैं तो 12th क्लास में हम क्या क्या चीजें बिजनेस स्टडी के अंदर सीखने वाले हैं और पिछली कक्षा में सीखा हुआ वर्तमान कक्षा में कैसे काम आ सकता है। तो पहला और तीसरा पॉइंट इकट्ठा चलेगा और जो दूसरे वाला पॉइंट है वो अलग से चलेगा। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं। तो हमने पिछली कक्षा में क्या सीखा है, यूनिट वाइज चलते हैं। पहली यूनिट के अंदर पहला चैप्टर हमने पढ़ा था व्यवसाय एक परिचय, यानी बिजनेस एंड इंट्रोडक्शन। उसके अंदर हमने जाना था कि व्यवसाय एक ऐसी आर्थिक क्रिया है जो निरंतर यानी लगातार वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन और विक्रय से लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाती है। ठीक है, लगातार चलनी चाहिए और उद्देश्य लाभ कमाना होना चाहिए। ये हमने पहले चैप्टर के अंदर की बिजनेस क्या होता है, इस तरह के कंसेप्ट जो है वो हमने समझने का प्रयास किया ताकि हमारा माइंड, जो हमने कॉमर्स स्ट्रीम ले ली है, हमारा माइंड थोड़ा सा बिजनेस माइंड होना शुरू हो जाए। फिर हमने साथ के साथ व्यवसाय वाले चैप्टर में ही उसके उद्देश्यों को भी हमने समझ लिया था। फिर उसके बाद में सेकंड चैप्टर में हम गए तो वहां पर हमने व्यवसायिक क्रियाओं का वर्गीकरण हमने किया था। वहां पर हमने उद्योग क्या होते हैं, वाणिज्य हम किसे कहते हैं और व्यापार को हमने समझा था। तो एक तरह से हमने 3 हिस्सों में इसका वर्गीकरण हमने व्यवसायिक क्रियाओं का जो है वो हमने किया और उनको डिटेल में समझने का प्रयास किया। फिर उसके बाद में हमारा इस यूनिट का आखिरी चैप्टर था व्यवसायिक जोखिम यानी बिजनेस रिस्क। लास्ट ईयर बच्चों कुछ चैप्टर जो है वो हटा दिए गए थे क्योंकि हमारे पास उतना समय नहीं था पढ़ने के लिए कि हम सारे के सारे टॉपिक्स को हम पढ़ सकें। लेकिन इस वाली वीडियो में मैं थोड़ा सा उनके बारे में ब्रीफ सा बता दूंगा। तो व्यवसायिक जोखिम, बिना जोखिम उठाए तो प्रॉफिट नहीं कमाया जा सकता, कॉमर्स के अंदर बड़ी ही पॉपुलर बात है। तो अंतिम पाठ में हमने व्यवसायिक जोखिम को हमने समझा और व्यवसायिक जोखिमों के कारण को भी समझने का प्रयास किया। 12वीं कक्षा में हम व्यवसायिक वातावरण नामक टॉपिक के ऊपर और अधिक चर्चा करेंगे और वहां इस व्यवसायिक जोखिम को हम ऐसे एनवायरनमेंट में क्रिएट करने की कोशिश करेंगे जहां पर हम कम जोखिम उठाते हुए अत्यधिक लाभ कमा सकें। फिर हमारी सेकेंड यूनिट शुरू हुई थी और सेकेंड यूनिट में हमने जो चैप्टर पढ़ा था वो था व्यवसायिक संगठन के प्रारूप, यानी कि किस किस प्रकार के व्यवसायिक संगठन
हो सकते हैं। उसमें हमने मुख्य रूप से चर्चा की थी एकाकी स्वामित्व की। एकाकी स्वामित्व का मतलब बच्चों क्या था? जहां पर व्यवसाय का स्वामी एक व्यक्ति है, ठीक है, इसलिए उसका नाम हमने एकाकी स्वामित्व रखा है। एक ही व्यक्ति व्यवसाय को रन करता है, चलाता है, वही सारा जोखिम वही उठाता है, लॉस होता है तो भी उसी का होता है और लाभ होता है तो कोई हिस्सेदार नहीं होता, वही अकेला व्यक्ति उस व्यवसाय का स्वामी होने के कारण पूरा लाभ लेता है। फिर साथ ही साथ हमने संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय की भी चर्चा की, जिसमें पूरा परिवार मिलकर व्यवसाय चलाता है। जो परिवार का मुखिया होता है वो व्यवसाय का स्वामी के रूप में होता है, जोखिम उठाना उसकी जिम्मेवारी रहती है, और जब तक वो रहता है तब तक बाकी सदस्य जो है वो कम जोखिम के भागीदार रहते हैं, और पूरा परिवार मिलकर एक तरह से पैतृक व्यवसाय के रूप में व्यवसाय को चलाता है। फिर साझेदारी संगठन जो है हमने पढ़ा, जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर लॉस, प्रॉफिट और जो रिस्क वगैरह फैक्टर हैं वो अपनी अपनी हिस्सेदारी के हिसाब से बांटने के लिए रजामंद होते हैं। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा था सहकारी समितियां भी हमने पढ़ी, और कंपनी संगठन भी हमने पढ़ा, जहां पर कंपनी जो है वो शेयर्स इशू करती है, डिवेंचर्स इशू करती है, जिसका +2 क्लास में हम बहुत ही ज्यादा डिटेल में अकाउंटेंसी में भी और बिजनेस स्टडी में भी हम कंपनी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये जो 5 मुख्य रूप से हमने 11th क्लास में पढ़े थे, इन सभी को बढ़िया तरीके से कुशलता पूर्वक किस प्रकार से हम जो है वो चला सकते हैं इन सभी संगठनों को, वो सारी की सारी चीजें हम 12वीं कक्षा के अंदर सीखने वाले हैं। जैसे प्लानिंग किस प्रकार से की जाती है, स्टाफ कौन सा मुझे चाहिए, भर्ती किस प्रकार से की जा सकती है, तो ये सारे के सारे जो है वो हमने इन चीजों पर जो है वो 11th क्लास में चर्चा कर ली थी। साथ ही साथ हमने निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र और मिश्रित क्षेत्र भी हमने पढ़ लिया था। इसके लिए अलग से चैप्टर भी आया था हमारे पास में 11th क्लास में। फिर यूनिट दूसरे में ही दूसरा जो महत्वपूर्ण जो टॉपिक था वो था व्यावसायिक संगठनों के प्रारूप का चयन हम किस प्रकार करें। प्रारूप का चयन करते समय कुछ कंडीशंस हमने पढ़ी थी, जैसे आपको याद होगा पूंजी की आवश्यकता एक कंडीशन थी, पूंजी अधिक है तो फिर मैं अलग प्रारूप का चयन कर सकता हूं, पूंजी कम है तो मैं अलग प्रारूप का चयन कर सकता हूं। सरकारी नियंत्रण वाला एक महत्वपूर्ण पॉइंट था, और स्वामित्व वाला तो रहेगा ही। तो ये पांचों जो हमने पढ़े थे, इसमें आप स्वामित्व भी समझ सकते हैं। कंपनी संगठन में तो अंशधारी कंपनी के असली मालिक होते हैं, साझेदारी संगठन में जिस साझेदार का जितना हिस्सा होता है वो उतना ही साझेदारी संगठन में लाभ का भागीदारी होता है, ठीक है। तो इस तरह की चीजें हमने पढ़ी थी। इसी पाठ में हमने व्यवसाय प्रारंभ करते समय किन किन बातों का महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखना चाहिए, वो सारी बातें भी हमने पढ़ी। तो बच्चों यूनिट 2 पूरा होते होते हमारा माइंड जो है वो बिजनेस माइंडेड बनना शुरू हो गया था। हमने व्यवसाय का अर्थ भी समझ लिया था, हमने व्यवसाय जोखिम को भी समझ लिया, हमने कितने कितने प्रकार के व्यवसाय शुरू किए, किस किस प्रकार से व्यवसाय शुरू किए जा सकते हैं, वो सारी चीजें भी हमने पढ़ ली थी। और ये जो व्यावसायिक संगठनों के प्रारूप हैं, इनका चयन हम किस प्रकार से करें और क्या क्या कठिनाइयां हो सकती हैं, वो सारी की सारी चीजें यूनिट 2 के खत्म होते होते हम ये सारी चीजें समझ चुके थे। 11वीं कक्षा में बच्चों ऑलमोस्ट जो है वो क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं, या कोई भी चीज कितने टाइप की हो सकती है, इस तरह की चीजें ज्यादा हमने पढ़ी थी। बिजनेस माइंड सेटअप करने का एक उद्देश्य है, एक प्लेटफॉर्म सा तैयार करता है, थियोरेटिकल वर्क ज्यादा रहा। वहीं अगर मैं +2 की बात करें तो व्यवसाय को ऑपरेट किस प्रकार से करते हैं, यानी चलाना किस प्रकार से, मिनिमम कॉस्ट कैसे लेके आए, अच्छे ढंग से उसका मैनेज किस प्रकार से करें, एक तरह से कहें तो प्रैक्टिकली किस प्रकार से परफॉर्म करनी है, ये सारी की सारी चीजें जो हमने 11वीं कक्षा में पढ़ी हैं, या फिर कहें कि बिजनेस को ग्रो किस प्रकार से करना है, उसकी ग्रोथ किस प्रकार से हो, ये सारी की सारी चीजें 12वीं कक्षा में हम पढ़ेंगे। फिर हम यूनिट 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो यूनिट 3 के अंदर जो चैप्टर आए थे वो आया था सार्वजनिक क्षेत्र और
निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर। हमने निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र को विस्तार रूप से जाना था यहां पर। अब तक तो आप समझ चुके होंगे कि निजी व्यक्तियों या समूहों के स्वामित्व वाले व्यवसाय निजी कहलाते हैं, जबकि राजकीय स्वामित्व वाले व्यवसाय सार्वजनिक क्षेत्र के व्यवसाय के क्षेत्र में आते हैं। 12वीं कक्षा में इन व्यवसायों को कैसे कुशलतापूर्वक चलाना है, पंजीकृत कैसे किया जाता है किसी भी व्यवसाय को, इत्यादि के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। फिर यूनिट 3 के अंदर ही जो हमारा दूसरा महत्वपूर्ण जो पार्ट था वो था बहुराष्ट्रीय कंपनियां और संयुक्त साहस। बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होती हैं बच्चों? जो अपने देश के अलावा किसी और दूसरे एक या एक से अधिक देशों में भी व्यवसाय करती हैं, वो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं। जैसे कि टाटा जो है वो अपनी गाड़ियां इंडिया में भी बेचती है और बाहर के देशों में भी बेचती है। या फिर मैं कहूं तो आपने कोल्ड ड्रिंक जरूर पी होगी, पेप्सी या कोका कोला, कोक वगैरह जो पी हैं, ये क्या है? ये कंपनियां अपने देश में तो इस प्रोडक्ट को बेच ही रही हैं, साथ ही साथ दूसरे देशों में भी इसको बेच रही। तो इस प्रकार की कंपनियां बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहलाती हैं। इस प्रकार की कंपनियों को बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है। फिर हमने संयुक्त साहस भी पढ़ा था, ज्वाइंट वेंचर भी पढ़ा था। हमने इस चैप्टर में ये जाना था कि ये किस प्रकार से साझेदारी संगठन से अलग है। ठीक है, तो 3 यूनिट पूरी होते होते हमने काफी सारी चीजें बिजनेस से रिलेटेड जो है वो पढ़ ली थी। फिर हमने चौथी यूनिट में आए और वहां पर व्यवसायिक सेवाएं यानी बिजनेस को चलाने के लिए किस किस प्रकार की सेवाएं हमारे लिए उपलब्ध हैं, उनके बारे में हमने चर्चा की थी। जैसे कि आपको याद आ जाएगा, जैसे कि बैंकिंग के बारे में हमने डिटेल में हमने पढ़ा था कि बैंक जो है हमारे बचत के पैसे जमा करने का काम करता है और जरूरत पड़ने पर लोन देने का भी काम करता है। व्यवसाय में तो बैंक से बहुत सारी डीलिंग चलती रहती है। आजकल की अगर हम बात करें तो इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग की आ जाने से बहुत सारी चीजें जो है वो हमारी सरल हो गई हैं। व्यवसाय को ओवरड्राफ्टिंग की सुविधा बहुत अधिक मात्रा में पड़ती है ताकि प्रोडक्शन ना रुके, और माल भी उठाना होता है उसका बहुत सारा। तो बैंकिंग जो हमारी सर्विसेज हैं वो हमारे व्यवसाय को चलाने में बहुत सहायता करती हैं। फिर बीमा, हमने जोखिम वाला पार्ट पढ़ा था पहले यूनिट में। तो बीमा जो है उस जोखिम को कम करने के काम आता है। इंश्योरेंस कंपनियां हमारे से थोड़ा सा मुआवजा लेकर और हमारे जोखिम को अपने ऊपर ले लेती हैं, अपने सहन करने, अपने लिए उनको ले लेती हैं। बहुत सारे लोग बीमा करवाते हैं, अगर किसी को जोखिम हो जाता है तो वहां पर बीमा कंपनी उस जोखिम के लिए मुआवजा देती है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था संदेशवाहन, कम्युनिकेशन अगर परफेक्ट हो तो व्यवसाय करना आसान हो जाता है। आप लोगों ने भी देखा होगा, आप दुकान पर जाते हैं सामान वगैरह खरीदने, तो जो दुकानदार हमसे अच्छे प्रकार से बात करता है, मीठा बोलता है, हम उस दुकान पर बार बार जाना पसंद करते हैं। तो इस प्रकार की चीजें हमने पढ़ी थी। और फिर उसके बाद में हमने संग्रहण के बारे में भी पढ़ा था। सबसे व्यवसाय के अंदर सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है समय, कि चीज समय पर मिल जाए तो उससे बढ़िया कुछ नहीं है, क्योंकि कस्टमर तक समय पर चीज पहुंचने से ही वो चीज जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में बिक सकती है, अच्छे प्रॉफिट मार्जिन में बिक सकती है। तो संग्रहण उसमें बड़ा अच्छा काम करता है। हम एडवांस में चीजें बनाकर वहां पर स्टॉक के रूप में रख सकते हैं। इसके बारे में भी हमने 11वीं कक्षा में पूरा का पूरा डिटेल में पढ़ा था। हमने यातायात ट्रांसपोर्ट के बारे में भी जाना कि व्यावसायिक सेवाओं में महत्वपूर्ण है ट्रांसपोर्ट, क्योंकि सामान को इधर से उधर ले जाने के लिए तो हमें ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये पांचों के पांचों हमने थ्योरेटिकल रूप से जान लिए। +2 में आकर हम इन सारी चीजों का प्रैक्टिकली किस प्रकार से हम प्रयोग करने वाले हैं, या हमारे व्यवसाय में कैसे कैसे इन चारों पांचों चीजों का कैसे प्रैक्टिकली हम यूज करेंगे, अच्छे प्रकार से यूज करेंगे, वो हमें 12वीं कक्षा में सीखने को मिलेगा। यूनिट नंबर 5 की अगर मैं बात कर लूं तो 5 में हमने ई बिजनेस के रूप में जाना। पिछले कुछ सालों से इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, ई बैंकिंग, ये सारे कंसेप्ट जो है बहुत तेजी से जो है वो फैले हैं। फिर जैसे कि कहें तो जैसे ऑनलाइन हम शॉपिंग करते हैं आजकल, सेलिंग परचेजिंग ऑनलाइन हो गई है। अमेजन आपने सुना होगा, फ्लिपकार्ट आपने सुना होगा। ये कुछ ऐसे मैंने दो एग्जांपल दिए हैं जो
ऑनलाइन बिजनेस में बड़ा जबरदस्त जो है वो काम कर रहे हैं। तो हमने उसके डिटेल में पढ़ा था, +2 में जाकर हम इसको प्रैक्टिकली करना सीखेंगे। फिर इसके साथ साथ सेवाओं का बाह्यकरण, आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विस। आप सब समझ गए थे कि सारा का सारा व्यवसाय के अंदर आने वाली चीजें, जिसमें सर्विसेज भी शामिल हैं, जिसमें रॉ मटेरियल भी शामिल है, वो सारा जरूरी नहीं है कि जब हम व्यवसाय शुरू करें वो सारे के सारे काम हम अपनी तरफ से करें। मान लीजिए हम शू फैक्ट्री लगाते हैं, जूता बनाने की फैक्ट्री लगाते हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि रॉ मटेरियल भी मैं ही प्रोड्यूस करूं, फिर फाइनल प्रोडक्ट भी मैं प्रोड्यूस करूं, फिर ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी मेरी खुद की हो, फिर मार्केटिंग की फैसिलिटी भी मेरी खुद की हो। ऐसा बड़ी पूंजी होने पर तो किया जा सकता है, लेकिन कम मात्रा में पूंजी होने पर हम क्या करते हैं, इस तरह की सुविधाएं बाहर से ले लेते हैं। मार्केटिंग वाला मैंने चर्चा किया, +2 के अंदर पूरा का पूरा एक बड़ा पोर्शन जो है मार्केटिंग का है, जिसमें मार्केटिंग मिक्स, पर्सनल सेलिंग वगैरह, ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और वहां हम सीखेंगे कि कैसे हम प्रोडक्ट को आसानी से मार्केट में बेच सकते हैं। फिर छठी यूनिट पे आ जाते हैं। छठी यूनिट के अंदर हमने क्या सीखा था, व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व क्या रहता है और व्यवसायिक नीति शास्त्र क्या होता है। इस चैप्टर में हमने 11वीं कक्षा में सीखा कि व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व क्या क्या हो सकते हैं। उसको ऐसे प्रोडक्ट समाज के लिए बनाने चाहिए जो जनता के लिए उपयोगी हो, प्रदूषण वगैरह कम फैलाना चाहिए, कस्टमर के साथ धोखाधड़ी वगैरह नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार के नीति शास्त्रों की हमने बात की थी। तो यहां पर हमने ये बताया था कि क्या क्या व्यवसाय के सामाजिक उद्देश्य होते हैं। तो +2 में जब हम जाएंगे तो वहां पर 2-3 ऐसे बढ़िया बढ़िया से टॉपिक आएंगे, जैसे कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जहां हम सीखेंगे कि अगर हमारे साथ कोई धोखा हो जाता है तो हम किस प्रकार से उस धोखे से जो है बच सकते हैं या फिर न्याय की डिमांड कर सकते हैं। साथ के साथ हमने सामाजिक नैतिकता की यहां बात की थी, सामाजिक आवश्यकता की हमने बात की, सामाजिक उत्तरदायित्व के पक्ष और विपक्ष के बारे में भी हमने यहाँ पर चर्चा की थी। साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स भी इसमें आए थे, जैसे कि पर्यावरण संरक्षण के ऊपर हमने काफी चर्चा की, प्रदूषण नियंत्रण के ऊपर हमने चर्चा की, व्यवसाय नैतिकता के अंदर हमने प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड की हमने बात की कि सोसाइटी के अंदर किस स्टैंडर्ड का प्रोडक्ट जो है वो जाना चाहिए। इसके अलावा इसी पार्ट के अंदर सामाजिक उत्तरदायित्व, इसी पार्ट के अंदर हमने अंशधारियों के उत्तरदायित्व के बारे में भी बात की कि व्यवसाय का अंशधारियों के प्रति क्या उत्तरदायित्व होता है, स्वामी के प्रति क्या उत्तरदायित्व होता है। +2 के अंदर हम जानेंगे कि अंशधारी वाकई ही कंपनी के जो है वो मालिक होते हैं। फिर जो उपभोक्ता होते हैं, जिनके लिए प्रोडक्ट बनाया जाता है व्यवसाय के द्वारा, जिसके लिए सेवाएं व्यवसाय देता है, मेन क्या है वो कस्टमर, ग्राहक, उसके प्रति जो है वो व्यवसाय के उद्देश्य क्या बनते हैं। मेन तो वही है कि उसको उस क्वालिटी का प्रोडक्ट दिया जाए जैसे कि उस प्रोडक्ट की कीमत रखी गई है, साथ ही साथ उसको किसी भी प्रकार के भ्रामक एडवर्टीजमेंट्स वगैरह या डिटेल्स वगैरह ना दी जाए, मतलब धोखे में रखकर उसको प्रोडक्ट ना बेचा जाए। ये भी महत्वपूर्ण हमने चीज पढ़ी थी। फिर कर्मचारियों के प्रति व्यवसाय के क्या उत्तरदायित्व हैं, क्योंकि कर्मचारी ही तो प्रोडक्ट का निर्माण करेंगे, लोगों की जो है वो कस्टमर की सेवा भाव जो है वो कर्मचारियों में ही जो है वो व्यवसाय को पैदा करनी होगी। उनके हितों का भी एक उत्तरदायित्व बनता है व्यवसाय का पूरा ध्यान रखने का। वर्किंग आवर्स के ऊपर जो है हमने बात की, उनकी सैलरी कितनी होनी चाहिए उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से, तो वो सारी चर्चाएं हमने इस चैप्टर में की थी। फिर सरकार के प्रति जो है व्यवसाय का क्या उत्तरदायित्व बनता है, समय पर टैक्स वगैरह जो भी बनता है वो समय पर दे और सही प्रकार के अपने खातों की सूचनाएं भी सरकार को दे। और समाज के प्रति व्यवसाय का क्या उत्तरदायित्व बनता है, प्रदूषण वगैरह, पर्यावरण संरक्षण, समाज के लिए समय समय पर कुछ समाज से जुड़ी हुई चीजें ऑर्गेनाइज करते रहना भी एक व्यवसाय का सामाजिक उद्देश्य बनता है। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही शामिल करेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया था कि इस पूरे के पूरे जो कंसेप्ट है 11वीं से 12वीं तक का सफर, उसमें हमने 3 हिस्सों में इसको डिवाइड किया है।
जिसमें पहले हिस्से में आज आपने 11वीं कक्षा के बिजनेस स्टडीज के अंदर यूनिट 6 तक का सिलेबस के अंदर आपने क्या पढ़ा था उसके ऊपर मैंने चर्चा कर ली। दूसरे पार्ट में भी 11वीं की अगली आने वाली 6 यूनिट्स के ऊपर चर्चा करेंगे और फिर तीसरा जो भाग रहेगा उसमें हम 12वीं कक्षा में व्यवसाय अध्ययन विषय के अंदर क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं उनके ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो उम्मीद करता हूं आप सबने वीडियो ध्यान से देखी होगी और सुनी होगी। आप सबका हार्दिक धन्यवाद।